हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 22 जुलाई 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ट होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे कि केजरीवाल ओके डोर स्टेप डिलीवरी टू राशन। तो अब घर घर में राशन मिलेगा, है ना। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि कहाँ स्टार्ट किया है। तो न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया सीएम केजरीवाल के द्वारा। तो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन ट्विटर अनाउंस्ड मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। ठीक है, तो फिर अलाउ बेनिफिशियरी टू अवेलेबल डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, यानी घर पे राशन पहुंचा करके दिया जाएगा। नेक्स्ट दूसरा न्यूज़ यहाँ पे डिले इन इंस्टॉलिंग स्मोक टावर इन दिल्ली सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दिया है कि जो स्मोक टावर है, स्मोक टावर आपको पता होगा कि जैसे दिल्ली में हर बार ठंडी में स्मोक आ जाता है। स्मोक क्या होता है? तो स्मोक प्लस फॉग, यानी धुआं में जब फॉग यानी कुहासा मिल जाता है तो जो फॉर्मेशन होता है उसको स्मोक बोलते हैं, आम भाषा में इसको धुंध बोल सकते हैं। तो एक टावर लगाया जाता है बड़ा बड़ा, जिसमें स्मोक टावर जिसको लोग बोलते हैं, उसमें जो है क्या होता है, धुंध को फिल्टर करके बाहर फ्रेश हवा को निकालता है। तो ऐसा टावर बहुत जगह लगाना था। दिल्ली में गौतम गंभीर के द्वारा, है ना। गौतम गंभीर जो दिल्ली के सांसद हैं, दिल्ली में 7 संसदीय सीट है, उसमें से एक सीट पे सांसद है गौतम गंभीर, जो पहले क्रिकेटर थे। उनके द्वारा पहला स्मोक टावर इंडिया में लगाया गया था दिल्ली में। एक सिंगल स्मोक टावर था। तो गवर्नमेंट स्तर पर वहाँ से जो है यहाँ पे लगाना था सेंटर के द्वारा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे गिव द सेंटर 7 डे टू इंटर इनटू एन एमओयू विद आईआईटी बॉम्बे टू इंस्टॉल अ स्मोक टावर इन दिल्ली। ठीक है, तो बोला गया है कि आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर के दिल्ली में स्मोक टावर लगाया जाए। ठीक है, ताकि इस बार ठंडी में कम से कम स्थिति बद से बदतर न हो जाए। 3 लाख से ज़्यादा लोग नॉर्थ बिहार में यहाँ पे फ्लड से पीड़ित हैं। पूरा नॉर्थ बिहार में अभी एकदम अपना फ्लड एकदम चरम स्थिति पे, अभी 1-2 दिन में और ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि नेपाल से बहुत सारा पानी को छोड़ा गया है कल। तो नॉर्थ बिहार पहुँचने में उसको लगेगा थोड़ा टाइम। तो कल तक प्रोबेबली कल के न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा कि और भी ज़्यादा स्थिति भयावह हो गया है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई अभी सूझबूझ नहीं है, न पक्ष को न विपक्ष को। आगे पढ़ते हैं इधर। तो 35 ईयर ऑन 11 पुलिसमैन कन्विक्टेड फॉर रॉयल किलिंग। तो एक भरतपुर के राजा थे, आपको हम यहाँ पे समझाते हैं पूरा जो दिया गया कि भरतपुर के राजा थे जिनका नाम था राजा मान सिंह। हालांकि राजा तो थे नहीं, टाइटुलर हेड थे। कहने मतलब कि इनका तो विलय हो चुका था इंडिया में। प्रिंसली स्टेट पहले भरतपुर था, जो राजस्थान में पड़ता है। भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखिएगा, भरतपुर का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो राजस्थान में है। तो भरतपुर जो राज्य था पहले, प्रिंसली स्टेट था, उसके राजा थे राजा मान सिंह। ये फोटो में आप देख सकते हैं। उनका एक तरह से बोलते हैं इनकाउंटर किया गया था, फेक इनकाउंटर था। तो उसी में 11 पुलिसमैन को सज़ा दिया गया है। तो टाइमलाइन यहाँ देख सकते हैं 20 फरवरी 1985 को, 1985 में कुछ भी हुआ था, या 35 साल बाद। मतलब इंडिया में यदि आप डेथ करते हैं, मतलब आपको यदि किसी को कोई आपको मार देता है, तो आपको 35 साल बाद जाकर आपको न्याय मिलेगा, है ना। तो राजा मान सिंह द टाइटुलर हेड ऑफ अर्स्ट वाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ भरतपुर रन हिज व्हीकल इन अ स्टेज सेटअप ऑफ एन इलेक्शन रैली। तो इलेक्शन रैली में जा रहे थे। तो उस समय ऑफ देन राजस्थान चीफ मिनिस्टर शिवचरण माथुर आफ्टर कांग्रेस वर्कर इंसल्ट हिज फ्लैग ही ऑल्सो रैम्स चॉपर मिंट फॉर द सीएम, है ना। तो इस केस में मतलब वहाँ पे एक वहाँ के जो सीएम थे उस समय, उनके अगेंस्ट में खड़ा थे, एक तरह से बोल सकते हैं उनके विपक्ष में थे। पुलिस हु डेड मान सिंह एंड 2 एसोसिएट। पुलिस जो है इनको 21 फरवरी को मारा, यानी कि नेक्स्ट 28 फरवरी को सीबीआई जो है केस को लिया, और केस शिफ्टेड टू मथुरा कोर्ट फ्रॉम जयपुर। तो जयपुर कोर्ट से केस को शिफ्ट करके मथुरा कोर्ट किया गया, मथुरा कोर्ट में किया गया, ताकि यहाँ से कोई पार्टीशन ना हो, मतलब कोई यहाँ से पार्शियलिटी ना हो सज़ा में। और 11 पुलिसमैन को यहाँ पर कन्विक्ट किया गया, मतलब कि दोषी पाया गया। अ कोर्ट इन मथुरा ऑन ट्यूजडे कन्विक्टेड 11 पुलिसमैन इंक्लूडिंग देन डीएसपी, उस समय के डीएसपी थे। तो राजा मान सिंह के मर्डर में उनको पकड़ा गया। ठीक है, तो 1985 में ऐसा हुआ था। तो ये याद रखिएगा। इससे आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे क्या है कि 23% ऑफ दिल्लीइट्स हैज एंटीबॉडी टू वायरस। तो 23% जो दिल्ली के लोग हैं उनके ब्लड में, उनके सीरम जो होता है, सीरम एक्चुअली क्या होता है, तो ब्लड का एक मेजॉरिटी पोर्शन होता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा में से यदि हम लोग प्लेटलेट्स को हटा दें, मतलब प्लाज्मा में से हम लोग क्लोटिंग फैक्टर को माइनस कर दें, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर जो ब्लड को जमने में मदद करता है, तो उसको हम लोग सीरम बोलते हैं। तो इसी सीरम का टेस्ट किया जाता है और उसमें एंटीबॉडी देखा जाता है। यदि एंटीबॉडी पाया गया, इससे पता चलता है कि ये आदमी जो है जिसका ब्लड है, मतलब उसको कभी कोरोना हुआ था और हुआ भी और ठीक भी हो गया। क्योंकि ऐसा देखा है कि बहुत सारे पेशेंट एसिम्टोमेटिक हैं। एसिम्टोमेटिक कहने का तो उनमें कोई लक्षण नहीं है कोरोना का, लेकिन उनको कोरोना है। भले ही कोई लक्षण है, सर्दी खांसी कुछ नहीं है, लेकिन कोरोना है उनके अंदर, और दूसरे को फैला रहे हैं, क्योंकि उनको तो पता नहीं है ना कि मेरे अंदर कोरोना है। वो नॉर्मल अपना वर्क कर रहे हैं, तो दूसरों को फैला रहे हैं। तो किसी को यदि वही वायरस पकड़ लिया और उसको सर्दी खांसी हो गया, तो उसको भर्ती होना पड़ रहा है ना। तो इस तरीके से तो बहुत सारे केस देखने को मिल रहा है जो असिम्टोमेटिक है, मतलब उसको कोई लक्षण नहीं है, फिर भी कोरोना है। तो 23% केस ऐसे आपको दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 1/4 आप बोल सकते हैं कि जिसको कोरोना हुआ भी और ठीक भी हो गया, उसको पता भी नहीं चला। ठीक है, एक सर्वे कराया गया एनसीडीसी के द्वारा। एनसीडीसी क्या है, तो नेशनल डिजीज कंट्रोल इसका नाम है ना, नेशनल कमेटी ऑफ डिजीज कंट्रोल। इस तरीके से इसके द्वारा सर्वे कराया गया
इसको सीरो सर्वे बोलते हैं। इस तरह का जो सर्वे होता है उसको सीरो सर्वे बोलते हैं, SERO। ये सीरो सर्वे क्या होता है हम लोग आज ही के न्यू डिस्कशन में आगे पढ़ेंगे। इंडियन एक्सप्रेस वाला सेक्शन जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पे तो NCDC के द्वारा जो करवाया गया था, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उसके द्वारा जो करवाया गया सीरो सर्वे, उसी में पाया गया कि लगभग 23%, 22.86% जो दिल्ली के आदमी है, दिल्ली की जनता, उसके 22.86% में सीरम पाया गया। तो हालांकि दिल्ली की आबादी तो 2 करोड़ के लगभग, दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ लोगों को टेस्ट नहीं किया गया। ये टेस्ट आई थिंक 20,000 या 25,000 लोगों के आसपास को किया गया। उसमें देखा गया, ठीक है, कि अब ये जो डाटा है जून के आसपास का है, मिड जून का है, मतलब कि 15 जून के आसपास ऐसा देखा गया कि 15 जून के आसपास लगभग 23% जो क्या बोल सकते हैं, मतलब कि जो लोग हैं यहाँ, है ना, उनमें ऐसा पाया गया, एंटीबॉडी पाया गया। इसका मतलब कि 23% लोग उस समय तक पॉजिटिव थे और अपने खुद ठीक भी हो गए, ठीक है, घर पे ही ठीक हो गए खुद से, उनको कोई लक्षण भी नहीं आया। आगे बढ़ते हैं तो सेग्रीगेशन ऑफ कोविड-19 वेस्ट इज अ मस्ट। तो यहाँ पे जैसे NGT के द्वारा निर्देश दिया गया कि कोविड-19 का जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट, उसको अलग के रखा जाए, सेग्रीगेट रखा जाए, अलग करके रखा जाए, सारे वेस्ट के साथ एक जगह मिला न दिया जाए, ठीक है। तो NGT के बारे में जान लेते हैं। NGT एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। NGT एक्ट आया था 2010 में। NGT एक्ट 2010 के तहत इसको बनाया गया था, 2010 में बनाया गया था, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसका 4 जगह ब्रांच ऑफिस है। CBC भी याद रखिएगा, चेन्नई, पुणे, कोलकाता और भोपाल, 4 जगह इसका ब्रांच ऑफिस है। और किसी भी केस को 6 महीने में सॉल्व करता है, 6 महीने में किसी भी केस को सॉल्व करता है। ये मेनली इन्वायरमेंटल लॉ में डील करता है, इन्वायरमेंटल लॉ में, लेकिन इंडिया में जितने इन्वायरमेंटल लॉ हैं सारे में डील नहीं करता, 2 लॉ को छोड़ करके, ठीक है, मतलब 2 लॉ में डील नहीं करता, बाकी सारे लॉ में डील करता है। इंडिया में जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड कानून है सब में डील करता है, 2 लॉ को छोड़ करके। कौन कौन है? तो एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ये दोनों लॉ को छोड़ करके किसी भी बाकी सारे जो इन्वायरमेंटल लॉ हैं उसमें डील करता है, ये दोनों में डील नहीं करता है, याद रखिएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? तो कोई भी आदमी अपने केस में जज नहीं हो सकता और किसी को बिना सुने सजा नहीं हो सकता। इतना NGT के बारे में याद रखिएगा, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे बढ़ते तो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन, इनका कल डेथ हो गया 85 वर्ष की उम्र में। मध्य प्रदेश के गवर्नर बनने के पहले ये बिहार के गवर्नर थे और उसके पहले यूपी में MLC थे आई थिंक, ठीक है, MLA या MLC थे, लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल के मेंबर थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले लखनऊ से ही चुनाव लड़ते थे, 2009 में भी लखनऊ से लड़े थे, लेकिन उसके बाद 2014 में लखनऊ सीट जो है वहाँ से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ते हैं। तो याद रखिएगा अभी लखनऊ के सांसद मतलब कि राजनाथ सिंह है। यदि कभी के एग्जाम में पूछा जाए कि हमारे जो रक्षा मंत्री किस संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं तो राजनाथ सिंह है। मोदी जी जो है बनारस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको लगभग जितने मंत्री हैं वो सबको याद होना चाहिए, और यदि आप न्यूज़पेपर मन से पढ़ते हैं तो बिना याद किए याद हो जाता है। तो इनका जन्म जो हुआ था 12 अप्रैल 1935 को हुआ था, और यूपी के लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। हाँ मतलब कि हम सही थे, यूपी के लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे 2 टर्म के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी मेंबर है 3 टर्म के लिए, और मिनिस्टर थे स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। उसके बाद 15वीं लोकसभा 2009 में जो हुआ था वहाँ पे लखनऊ से इलेक्शन लड़े थे। उसके बाद एक गवर्नर बने बिहार के, उसके बाद MP के गवर्नर बने। और जब MP के गवर्नर थे तो कुछ दिन से बीमार चल रहे थे। इनका डेथ कोरोना से नहीं हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। जब MP के गवर्नर थे तो जब इनका मतलब कि बीमार चल रहे थे तो यूपी के जो गवर्नर थे आनंदीबेन पटेल MP के गवर्नर के रूप में चार्ज ले चुकी थी पहले से ही। तो याद रखिएगा इनके बारे में। इनके जो बेटा है आशुतोष टंडन, हाँ आशुतोष टंडन थे, मिनिस्टर अभी हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, योगी गवर्नमेंट में, और योगी गवर्नमेंट में मिनिस्टर है। यही ट्वीट करके मतलब बताएं कि पिताजी अब नहीं रहे, तो कल इनका डेथ हो गया है। आगे बढ़ते हैं तो मिनिस्ट्री कॉशंस अगेंस्ट यूज ऑफ N95 वॉल मास्क। तो N95 जो इस तरह का वॉल वाला मास्क आता है ना, इस टाइप वाला, तो कल ट्वीट करके जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा कहा गया कि N95 मास्क लगाने से कोई फायदा नहीं है, इससे बढ़िया है कि घर पे बना हुआ ट्रिपल लेयर मास्क, उनके द्वारा कहा गया कि ट्रिपल लेयर मास्क यहाँ पे यूज़ किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा इसके मुकाबले, ठीक है। तो कई लोग अगर सोच रहे हैं कि अब तो हम मतलब कि हमको कोरोना नहीं होगा, तो ये सोचना गलत है। इतना महंगा PPE किट पहनने के बाद डॉक्टर को जब कोरोना हो जा रहा है तो आप तो 25 रुपये का मास्क पहन के कैसे कह सकते हैं कि हमको कोरोना नहीं होगा। तो इसे सावधानी बरतिए। N95 मास्क है क्या? इट इज़ अ रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइस डिजाइन टू अचीव अ वेरी क्लोज फेशियल फिट। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि पूरे फेस में कम्प्लीटली ढक जाए, है ना, कोई गैप ना बचे। एंड अ वेरी इफिशिएंट फिल्ट्रेशन ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल, और जो भी एयरबोर्न पार्टिकल उसको फिल्टर करके अंदर भेजा। एन जो है यहाँ पे स्टैंड करता है नन ऑयल, ठीक है। एन का फुल फॉर्म होता है नन ऑयल, मतलब कि मीनिंग इट कैन बी यूज्ड ऑयल बेस्ड पार्टिकुलेट्स आर नॉट प्रेजेंट। इसके अंदर जो ऑयल बेस्ड पार्टिकुलेट है वो भी नहीं जाएगा। 95 का मतलब होता है कि 95% इफिशियंसी है इसका एयरबोर्न पार्टिकल को छानने का। यहाँ पे जो भल्व होता है, एन यूजर ऑफ N95 में भी फाइंड टू डिफिकल्ट टू ब्रीथ, सम मॉडल्स कम विद एन एक्सेलेशन वॉल्व दैट कैन मेक ब्रीथिंग आउट। तो जैसे N95 कंप्लीटली पैक कर देता है ना, N95 मास्क जो है
इस कारण से क्या होता है कि यूजर्स को सांस लेने में दिक्कत होता है, इसलिए यहाँ पे वॉल्व लगाया जाता है ताकि आसानी से सांस ले सके। तो इसके द्वारा कहा गया कि कोई फायदा का है नहीं, है ना। इससे बढ़िया है कि आप यहाँ पे हैंडमेड वाला यूज कीजिए और इसको दूसरे के साथ शेयर मत कीजिए। कहने का मतलब है कि एक ही मास्क को 2-3 आदमी यूज ना करे, एक ही आदमी एक मास्क को यूज करे। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टेट द नीड फॉर पीपल टू वियर एटलीस्ट अ होम मेड प्रोटेक्टिव कवर फॉर द फेस एंड माउथ व्हेन एवर दे स्टेप आउट फॉर द रेसिडेंस, है ना। जब वो घर से बाहर निकले तो घर से पहने, मतलब कि घर का बना हुआ पहने या फिर जो कपड़ा का वो पहने। यहाँ पे लिखा है कि ओवर 3 लाख हिट बाई फ्लड एमिड वायरस इन बिहार। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके का स्थिति हो चुका है बिहार में। नेक्स्ट आर्टिकल 370 डायल्यूशन क्लास 12 टेक्स्ट बुक। तो क्लास 12 के सिलेबस में एनसीईआरटी के द्वारा यहाँ पे डाला गया है। जो आर्टिकल 370 पिछले साल हटाया गया था, 5 अगस्त को उसके लिए बिल आया था और 35 को हटाया गया था। तो इस प्रोसेस को यहाँ पढ़ने के लिए दिया गया है। तो लेस देन अ ईयर आफ्टर आर्टिकल 370 was diluted, the government decision has been included in the NCERT newly revised political science टेक्स्ट बुक क्लास 12। तो क्लास 12 का नया बुक अभी आएगा, उसमें विथ अ सेक्शन ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स एंड जम्मू कश्मीर इज रिमूव। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बारे में उसे पढ़ना था कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, उसको हटा दिया गया है। और यहाँ पे आर्टिकल 370 जो है उसको हटाने वाले प्रोसेस को, या फिर 35 को हटाएगा, उसको जोड़ा गया है। CBSE has also issued additional material for class 12 political science syllabus this year, including a section claiming that Modi government led a shift from caste and religion based politics to development and governance oriented policy। CBSE के द्वारा मतलब सिलेबस में ये भी डाला गया है कि जो मोदी गवर्नमेंट अभी है उसके द्वारा कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स से हट करके डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस बेस्ड पॉलिटिक्स पे जोर दिया गया है। द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वन ऑफ द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12 है फरवरी 2020 रिप्रिंटिंग डेट दैट इज ओनली मेड अवेलेबल ऑन द एनसीईआरटी साइट दिस वीक, है ना। तो इस सप्ताह जो अब बुक यहाँ पे आएगा एनसीईआरटी के जो वेबसाइट पे, तो उसमें ऐसा लिखा रहेगा इन अ चैप्टर ऑन रीजनल एस्पिरेशंस अ सेक्शन टाइटल 2002 एंड बियॉन्ड हैज बीन एडेड। एक और सेक्शन इसमें ऐड किया गया 2002 एंड बियॉन्ड। ऑन 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 वाज एबोलिश्ड। तो लगभग हर किसी को पता है जब 370 हटाया गया और वहाँ पे कश्मीर को 2 पार्ट में तोड़ा गया, एक लद्दाख बनाया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट मेंटल हेल्थ लॉन्च। तो जो स्टूडेंट मतलब कि मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया मनोदर्पण, है ना। यानी कि मन का दर्पण है, मन का मिरर है। आप यहाँ पे सुझाव ले सकते हैं यदि आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो रहा हो तो। द प्लेटफॉर्म इंक्लूडेड अ नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट ऑफ स्कूल, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेज विच बी मैंड बाय अ पूल ऑफ एक्सपीरियंस्ड काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट एंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। यहाँ पे ऐसे लोग रहेंगे और यहाँ पे नंबर दिया गया है 8448440632। तो जो भी कोविड क्राइसिस है या फिर डिफरेंट चीज़ से यहाँ से आप सहायता ले सकते हैं। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा सकता है मनोदर्पण किसी से रिलेटेड है। यूएस सैंक्शन 11 चाइनीज फर्म्स ओवर उइघुर राइट। तो उइघुर मुसलमान को राइट को लेकर के 11 चाइनीज फर्म यानी कि बिजनेसमैन या फिर बिजनेस इन्वॉल्वमेंट को बैन किया गया, उस यूएस द्वारा सैंक्शन लगाया गया। तो उइघुर है कौन? तो उइघुर मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। जो जम्मू कश्मीर के ऊपर में जो चाइना वाला सेक्शन है ना उसको जिनजियांग बोलते हैं और जिनजियांग प्रोविंस में उइघुर लोग रहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे रहते हैं? तो जिसका बॉर्डर अक्साई चीन और जम्मू कश्मीर से सटता है, मतलब जम्मू कश्मीर के डायरेक्ट ऊपर जो यहाँ पे चाइना का प्रोविंस आएगा, जो क्षेत्र आएगा, उधर ये लोग रहते हैं। मेनली टर्किश ओरिजिन के हैं, तुर्किस्तान से आए हैं आई थिंक, है ना, टर्किश और तुर्की ओरिजिन के हैं और ये चाइना में काफ़ी दिनों से रहते हैं। उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। इनको पकड़ के ज़बरदस्ती इनका नसबंदी किया जाता है ताकि इनका पॉपुलेशन ना बढ़े, और भी कई तरह के यहाँ पे इनका साथ ह्यूमिलेशन होता है। तो इस कारण से जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि एटलीस्ट मिलियन मुस्लिम फ्रॉम उइघुर इथनिक ग्रुप इन द वेस्टर्न जिनजियांग रीजन। ठीक है, लेकिन बीजिंग कहते हैं कि हम ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो यूएसए के द्वारा इसके ऊपर सैंक्शन लगाया गया इस इशू को लेकर के। आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान जो है टिकटॉक को वार्निंग दिया है कि आप भी जो इस पे जो वल्गर कंटेंट है, जो अश्लील कंटेंट है, उसको हटा लीजिए ना, तो हम भी बैन कर देंगे। तो धीरे धीरे पाकिस्तान मतलब टिकटॉक का हर जगह से क्या बोल सकते हो, उसका बैड न्यूज़ ही आ रहा है। ठीक है, और हाल ही में वहाँ पे पाकिस्तान में पबजी को बैन किया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पूछा जाए इंडिया में भी पबजी को बैन करते हुए मांग चल रहा है, तो यदि पूछा जाए कभी कि कहाँ पे भी पबजी को बैन किया गया है, तो पाकिस्तान में बैन किया गया है। और वहाँ पे टिकटॉक को मतलब वार्निंग दिया गया, अभी बैन नहीं किया गया। टिकटॉक का कहीं भी अच्छा दिन नहीं चल रहा, हर जगह इसका बुरा दिन है। या पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, यूएसए, हर जगह इसका बुरा दिन ही चल रहा है। आगे यहाँ पढ़ते हैं। तो अमॉन्ग केरला न्यू मनरेगा वर्कर्स एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर था जो केरला में मनरेगा में काम कर रहा है। ठीक है, लास्ट वीक ऑटोमोबाइल इंजीनियर कृष्ण कुमार केपी स्टार्टेड वर्किंग अंडर द नरेगा एट अ विलेज इन। ठीक है, तो एक गांव में वहाँ पे काम करने के लिए चालू किया है। कहा कि यही एक काम बचा है गांव में, तो हम यही करेंगे, क्योंकि 23 साल का ये है और अपना जॉब छोड़ चुका है पेंडेमिक के कारण।
5 ग्रेजुएट्स हैव इनरोल्ड फॉर वर्क अंडर द स्कीम ऑफ अजीवर विलेन खोजीकोडे। तो खोजीकोडे जो जगह है केरला में, वहाँ पे 5 ग्रेजुएट के द्वारा यहाँ पे नॉमिनेशन कराया गया है कि हमको भी काम चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट टाइम दैट मेन हैव साइंड अप हियर। दिस पंचायत है 1537 वर्कर अर्लियर ऑल वुमेन्स एंड ऑफिशियल। इस पंचायत मतलब कि और भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि और भी सब वर्कर हैं, लेकिन ये सब जो ग्रेजुएट लोग हैं पहली बार ऐसा हो रहा है। सी रामचंद्रन द प्रेसिडेंट ऑफ बेदाका पंचायत इन कासरगोड हैव स्टार्टेड ए कैंपेन फॉर यूथ हु हैव लॉस्ट देयर जॉब टू इंश्योर 4 ऑफ देम ज्वाइन एट लास्ट वीक, है ना। तो इस तरीके से पढ़े लिखे लोग भी मनरेगा में काम कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में एक न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कुछ ही घंटे के बाद मतलब डिस्चार्ज हुए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कोरोना वायरस को लेकर के, और उसके कुछ ही घंटे के बाद 12 आदमी को फिर से पॉजिटिव हो गया, है ना। तो उनको वापस पकड़ के लाया गया कि चलो तुम लोग हॉस्पिटल घरे कहाँ से आ गया। तो 3 days आफ्टर दे वर डिस्चार्ज आफ्टर टेस्टिंग नेगेटिव फॉर कोविड-19, है ना। तो उनको जो है 3 दिन मतलब कि जब नेगेटिव हुआ उसके 3 दिन बाद हॉस्पिटल से छोड़ा गया। डजन ऑफ वर्कर्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट वेर ब्राउट टू बैक टू गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल एट बड़ी ब्राह्मण इन जम्मू एंड कश्मीर, सांबा डिस्ट्रिक्ट अल्टर देन सैंपल टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है। तो उनको फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ ये नहीं मतलब कोई भी यहाँ पे कुछ कहने को रेडी नहीं है, क्योंकि जैसे पहले क्या होता है कि जब निगेटिव आता है उसके कुछ दिन तक वेट किया जाता है, उसके बाद घर पे भेजा जाता है। तो 3 दिन तक वेट किया, उसके बाद जब घर पे भेजा गया तो उसके तुरंत बाद 12 आदमी को फिर से पॉजिटिव पाया गया। नेक्स्ट 86% ऑफ इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट ऑफ रशियन ओरिजिन। तो एक स्टिम्सन सेंटर पेपर एक रिसर्च आया है कि जैसे इंडिया जो है अभी क्या हो रहा है, तो रसिया को छोड़ते हुए यूएसए की तरफ ज़्यादा नज़दीक हो रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा देखने को मिल रहा है कि रसिया को अब उतना इंडिया जो है भाव नहीं दे रहा है, बल्कि अब यूएसए को ज़्यादा यहाँ पे अपने नज़दीक कर रहा है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया कि रिसर्च पेपर में कि 86% जो हमारे मिलिट्री के पास है याद रखिएगा मिलिट्री में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों आते हैं, तो मिलिट्री के पास जो भी है उसका 86% इक्विपमेंट 86% इक्विपमेंट जो है रसियन ओरिजिन का है, एक रिसर्च पेपर में दिखाया गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ गया, हाँ, तो नेवी का एक हमारे इंडियन नेवी का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य। कल भी हम इसके बारे में पढ़े थे, जो यूएसए के साथ पैसेज एक्सरसाइज हुआ है, पैसेक्स, ठीक है, पैसेज एक्सरसाइज इसको बोल सकते हैं, पैसेज एक्सरसाइज, तो इसको शॉर्ट में लिखा गया पैसेक्स, PASSEX, ठीक है। तो पैसेक्स एक्सरसाइज जो हुआ है यूएसए के साथ, उसमें हमारे तरफ से INS विक्रमादित्य था, तो ये भी रसिया से आया है। उसके अलावा न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है चक्र सेकंड, वो भी रसिया से आया है। आर्मी के पास T-90 T-72 मेन बैटल टैंक है, ये भी रसिया से आया है, जो लद्दाख में भी रखा गया है, ठीक है। उसके बाद सुखोई जो है हमारे पास बहुत सारा जहाज है, सुखोई का फाइटर प्लेन है, ठीक है, जो हालांकि ये बनाया गया हॉल के द्वारा, मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, लेकिन ये भी रसियन ओरिजिन का है। कंट्री का ओनली न्यूक्लियर कैपेबल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस भी रसिया के द्वारा ज्वाइंट वेंचर में बनाया गया, ज्वाइंट वेंचर इंडिया रसिया मिल के बनाया है। ब्रह्मोस जो है 2 नदी के नाम पे रखा गया, इंडिया की तरफ से ब्रह्मपुत्रा और वहाँ से मॉस्कोवा नदी है, तो ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा दोनों मिला करके यहाँ पे नाम रखा गया ब्रह्मोस, ठीक है। तो देयर इज सब्सटेंशियल यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट सर्विस। क्या करें कि हालांकि यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट भी हमारे पास है, रशियन ओरिजिन इक्विपमेंट ज़्यादा है। अपाचे एंड चिनूक हेलीकॉप्टर सप्लाइड बाय यूएस आर नाउ डिप्लॉयड इन लद्दाख एज आर M777 होवित्जर गन्स फॉर द आर्मी। तो जैसे यूएसए से क्या क्या है, तो अपाचे आया है, चिनूक का सब हेलीकॉप्टर है, M777 होवित्जर गन है, बोइंग C-17 C-130 आर द बैकबोन ऑफ स्ट्रेटजिक एयरलिफ्ट कैपेसिटी ऑफ द IAF, while the Navy is getting 4 more P-81 submarine Hunter aircraft following its original acquisition of 8 aircraft against order placed in 2009। तो ये सब यूएसए से आया है। तो जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 2019 से जो है मतलब अभी तक देखा जाए तो 86% हमारे पास रसिया का सामान है, 14% ही दूसरे देश का है, उसमें इजराइल का भी है, ठीक है। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार, सिप्री का स्टॉकहोम बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके हिसाब से मोर देन 2/3 ऑफ इंडिया टोटल डिफेंस इम्पोर्ट सिंस 2000 हैव बीन फ्रॉम रसिया। तो इंडिया में जो भी इम्पोर्ट हुआ है उसका 2/3 रसिया से हुआ, सिप्री के द्वारा ऐसा कहा गया, लेकिन ये 2000 के डाटा दे रहा है, ये लेटेस्ट डाटा दे रहा है, मतलब 2000 से अभी तक का डाटा दिया गया है सिप्री के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, जैसे हाल फिलहाल में देखा जाए तो राजनाथ सिंह जो यहाँ पे MiG-29 और सुखोई M-30 फिर से खरीदने की बात की है रसिया से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे है की टेक अवे फ्रॉम द सीरो सर्वे इन दिल्ली। जो शुरू में हम लोग पढ़े थे सीरो सर्वे के बारे में कि दिल्ली में सीरो सर्वे करा के पता किया गया कि 23% लोग जो है यहाँ पे पॉजिटिव थे और वो ठीक भी हो गए क्योंकि उनमें एंटीजन मिला है। तो सीरो सर्वे होता क्या है, द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन ट्यूजडे डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ सीरोलॉजिकल सर्वे कैरिड आउट इन दिल्ली। दिल्ली में जो सीरो सर्वे हुआ था उसका हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा डाटा रिलीज किया गया, जो 27 जून से 10 जुलाई के बीच में हुआ था, ठीक है। वी शो दैट 22.86% ऑफ सर्वेड हैव डेवलप्ड IgG एंटीबॉडी। एंटीबॉडी 2 तरह का होता है, एक होता है IgG, एक होता है IgM, ठीक है। तो IgG एंटीबॉडी इन लोगों में मिला, इंडिकेटिंग दे हैड बीन एक्सपोज्ड टू द नोवेल वायरस। तो इससे क्या पता चलता है कि लोगों को कोरोना हुआ था और ठीक भी हो गया।
21,387 लोगों को यहाँ पे चेक किया गया, ठीक है, जिसमें 23% लोगों के पास एंटीबॉडी था। अब सीरोलॉजिकल सर्वे है क्या? तो सीरोलॉजिकल सर्वे सीक्स टू असेस द प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज इन द पॉपुलेशन। तो ये देखा जाता है, एक तरह से अनुमान लगाने का मेथड है कि इतना बड़ा आबादी में हर किसी को तो चेक करना पॉसिबल है नहीं, तो कितने लोगों के पास कोरोना वायरस हो सकता है, इसका एक अनुमान लगाने का ये तरीका है। तो सीरोलॉजिकल सर्वे सीक्स टू असेस द प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज इन पॉपुलरिटी बाय डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट द वायरस। तो एंटीबॉडी चेक करने का तरीका है ना, लोगों में जाकर के वायरस को ना चेक करके एंटीबॉडी चेक करते हैं हम लोग सीरोलॉजिकल सर्वे में। ये परफॉर्म किया जाता है इन्फेक्शन एंड ऑटो इम्यून इलनेस से। इट कैन बी कंडक्टेड टू चेक इफ अ पर्सन डेवलप्ड इम्यूनिटी टू सर्टेन डिजीज। इसमें देखा जाता है किसी पर्सन के पास इम्यूनिटी हो गया है या नहीं हुआ है। द सर्वे इंक्लूडेड द IgG एलिसा टेस्ट। यहाँ पे एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा टेस्ट ऐसे नॉर्मली क्या बोलते हैं एड्स के लिए किया जाता है। द सर्वे इंक्लूडेड IgG टेस्ट विच एस्टिमेट प्रोपोर्शन ऑफ द अर्बन एक्सपोज टू द SARS-CoV-2 इन्फेक्शन। द IgG टेस्ट इज नॉट यूजफुल डिटेक्टिंग एक्यूट इन्फेक्शन। क्या करें कि एक्यूट इन्फेक्शन को टेस्ट करने में कारगर नहीं, बट इंडिकेट एपिसोड ऑफ इन्फेक्शन दैट में हैव अकर्ड इन द पास्ट। आगे पढ़ते हैं। तो व्हाट डज द सर्वे इन दिल्ली। सो दिल्ली में सर्वे क्या बताता है? तो 22.86% जो है दिल्ली में उसमें एंटीबॉडी है। तो इससे क्या पता चला है कितने लोग कोरोना वायरस से कभी ना कभी एक्सपोज हुए थे। दिस रेट ऑफ सेरो पॉजिटिविटी कैन नॉट हाउएवर बी एक्सपोर्टेड ओवर दिल्ली इंटायर पॉपुलेशन। हाल कह रहा है कि यहाँ पे जैसे 21,000 लोगों का ही देखा गया है, ये नहीं कह सकते कि दिल्ली के सारे पॉपुलेशन में यही रेशियो होगा। हो सकता है कि इसमें कोई एक ऐसा एरिया हो जहाँ पे ऐसा ज़्यादा कम्युनिटी मिल गया हो कोरोना वायरस वाला, और कोई ऐसा इलाका होगा जहाँ पे कोरोना वायरस ज़्यादा फैला ही नहीं होगा, है ना, वही यहाँ पे कह रहा है। नेक्स्ट है कि हैज अ सर्वे बीन कैरिड आउट इन अदर स्टेट एज वेल। तो ऐसा सर्वे बाकी दूसरे स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं कराया गया है, बाकी दूसरे गवर्नमेंट के द्वारा अपने स्तर पर करवाया गया है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि द फर्स्ट सीरो स्टडी वाज कैरिड आउट विद ICMR। पहला जो ये तो था NCDC के द्वारा कराया गया था, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। पहला जो ऐसा स्टडी था ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा करवाया गया था मई 2020 में, जिसमें 83 डिस्ट्रिक्ट में करवाया गया था, लगभग 28,595 हाउस होल्ड, 26,400 इंडिविजुअल इन अ जॉइंट एफर्ट विद द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिल करके NCDC और WHO इंडिया के साथ मिल करके करवाया गया था, यानी कि ऐसा पहले हो चुका है। हाउ वाज द एक्सरसाइज कैरिड इन दिल्ली। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि दिल्ली में कौन किया, आशा आंगनवाड़ी के मेंबर के द्वारा किया गया, यही सब इसमें बताया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का कोरोना यहाँ पे देख लेते हैं कितना है। तो कल के शाम तक 11,55,190 केस यहाँ पे टोटल कन्फर्म है। अभी तक 141 दिन हो चुका है पेंडेमिक के चालू हुए, है ना, 141 दिन आप यहाँ देख सकते हैं पेंडेमिक का स्टार्ट हुए हो चुका है। 7,24,000 लोग यहाँ पे रिकवर हो चुके हैं, 7,24,577। 28,000 लोगों का डेथ हो चुका है। डबलिंग रेट यहाँ पे अभी घटता जा रहे थे, चिंता का विषय है। 20.46 डे यहाँ पे घटा है कल से ये भी। और केस की बात किया जाए तो तमिलनाडु में 1,75,000 है, दिल्ली में 1,23,000 है। दिल्ली अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कल देखिए 954 ही निकला है मात्र। और महाराष्ट्र में 8,240 केस कल निकला, जिसके कारण से 3,18,000 हो चुका है। और यदि देखा जाए तो केस फैटिलिटी रेशियो तो पहले 2.62 था, अब 2.43 हो चुका है। पॉजिटिविटी रेट की बात किया जाए तो पहले 7.5 था, अब 8.3 हो चुका। तो ये चिंता का विषय है कि 100 लोग में अब 8 लोगों को पॉजिटिव निकल रहा है, पहले 7 लोग ही थे। और कल जो है 37,148 लोगों को कोरोना निकला, जिसमें 24,000 लोग ठीक भी हुए, मतलब इनमें से 24,000 ठीक नहीं हुए हैं, 24,000 पहले से जो बीमार थे उन लोगों में से ठीक हुए हैं। तो इसी के साथ आज का न्यू डिस्कशन समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।